उसके बाद से नाउ विल कम टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में तो ऑलमोस्ट 90 में से 85 टू 86 क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली नीट के लिए फोकस्ड हो तो आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ और करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चन का आपको एच चाहिए और आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो उसके लिए आप कोचिंग के मॉड्यूल, जो भी आप कोचिंग ज्वाइन कर रखा है आपने, उसके मॉड्यूल पढ़ सकते हो। वो आपको डेफिनेटली वो 2-3 क्वेश्चन में एच देगा। दूसरा, एनसीईआरटी में मैंने अपनी फ्रेंड से ये चीज़ सीखी थी। वो क्या करती थी, जो एनसीईआरटी में साइड में काफ़ी स्पेस होता है बायोलॉजी के एनसीईआरटी में, तो आपने कहीं से एक्स्ट्रा कोई टॉपिक पढ़ा या फिर प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको लगता है कि आपको नहीं आता था, तो वो उस स्पेस में लिख देते थे। और उससे रिलेटेड कोई और कंटेंट, एक्स्ट्रा कोई कंटेंट आपने किसी बुक से पढ़ा तो वो भी वहाँ पे लिख देते थे। तो लास्ट में, मतलब लास्ट तक आते आते एनसीईआरटी ऑलमोस्ट जितने किनारे की स्पेस हुआ करती थी मेरे पूरे भर जाते थे। तो लास्ट में वो मेरे को रिवाइज करने में बहुत हेल्प होती थी। अगर मैंने एनसीईआरटी से रिवाइज कर लिया तो मेरा पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर हो जाता था, तो बार बार मुझे मॉड्यूल नहीं खोलना पड़ता था। तो ये स्ट्रैटेजी आप भी अपना सकते हो। दूसरा, बायोलॉजी में मैंने कैम्बल पढ़ी है क्योंकि मैंने ओलंपियाड्स भी दिए थे। तो अगर आप ओलंपियाड्स के लिए और केपीआई के लिए फोकस कर रहे हो तो कैम्बल इज अ गुड बुक, बट इफ यू आर फोकसिंग ओनली नीट देन आई डोंट सजेस्ट इट बिकॉज इट्स क्वाइट लेंथी बुक एंड इट्स रिटन फॉर मेनली फॉर ओलंपियाड्स। तो उस पर्पस से अगर आप पढ़ रहे हो तो कैम्बल पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप एनसीईआरटी पे स्टक करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपकी स्पीड बढ़े। और दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा आप मतलब मॉड्यूल भी अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लो। बट बायोलॉजी में मैं स्पेसिफिकली कहूँगी कि एनसीईआरटी का रिवीजन इज अ मस्ट। मतलब लास्ट तक आते आते बायोलॉजी के एक एक टॉपिक पे ऑलमोस्ट मैंने 20 से 25 बार रिवाइज तो कर लिया था। 20 बार तो मैंने किया था हर चैप्टर रिवाइज। नाउ एट मतलब ये तो मतलब था कि पूरा स्ट्रैटेजी की किस तरीके से आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो क्लास 10th तक मैंने कसिया कुशीनगर से पढ़ाई करी है, नवजीवन मिशन स्कूल से। और कोचिंग मैं आकाश गोरखपुर में करती थी जो कि अराउंड 70 किलोमीटर्स था मेरे घर से। तो मैं बाई बस ही ट्रैवल करती थी, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी और एजुकेशन का भी यहाँ पे स्कोप उतना ज़्यादा नहीं था। तो 11th-12th में मी एंड माई फादर वी मूव टू दिल्ली। तो पापा ने वॉलंटरी रिटायरमेंट की थी एयरफोर्स से और हम दोनों मतलब दिल्ली में ही रहे थे। और मैंने स्मार्टफोन भी अवॉइड किया था, मैं नहीं रखती थी। मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है, FB, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे। तो आप भी जितना अवॉइड कर सकते हो उसको करो। बाकी हमारे हॉस्टल में एक कॉमन कंप्यूटर था, तो जिससे मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो मुझे देखनी है स्टडी से रिलेटेड कंटेंट तो वो मैं देखती थी। और उसके अलावा मतलब मैं नरेंद्र मोदी से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ तो मैं उनको सुनती थी। और संदीप माहेश्वरी, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं उनको भी सुनती थी। और मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है तो मैं गाने सुनती रहती थी अरिजीत सिंह के, अपने माइंड को मतलब बूस्ट रखने के लिए। दिस वॉज वॉट आई हैड टू से। मैं आगे जाके मतलब एम्स से MBBS करना चाहती हूँ, होपफुली वो मुझे मिल जाएगा। उसके बाद से मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहती हूँ और न्यूरोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करना चाहती हूँ। और जो लोग मतलब अभी इसको देख रहे हैं उनको मेरा तरफ से ये सजेशन है और मैं ये एडवाइस उनको करूँगी कि ऑलवेज कीप योर ड्रीम्स, योर एस्पिरेशंस वेरी हाई। और उसको अचीव करने के लिए वॉट एवर इट टेक्स गिव इट। मतलब जितना आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है आप करो, कभी पीछे मत हटो। और ये चीज़ मत देखो कि 1 घंटा पढ़ लिया चलो रहने देते हैं। जब तक एक टॉपिक खत्म नहीं हो जाता, मीन्स यू स्टार्टेड तो यू हैव टू एंड इट, तो वो उसको टाइम लिमिट में मत बाउंड करो। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, पूरा कंप्लीट करो उसको। जितना डीप अंडरस्टैंडिंग आप रखोगे चैप्टर के बाद में आपको उतना ईजी होगा। तो दैट इज़ वॉट आई वांट टू से कि डू स्मार्ट वर्क along with hard work and that will definitely pay you success. And at the end, thank you for watching and I hope it was useful. And if you have any doubt then please ask it in the comment box. I'll try to reply it when I get the time. So thank you. Please if you liked it so hit the like button, share and subscribe. Thank you. बायोलॉजी जो है मेरा थोड़ा वीक था तो इसलिए ज़्यादातर टाइम मेरा बायोलॉजी में ही जाता था। बायोलॉजी में थियोरेटिकल बेस्ड होते हैं सारे ही, न्यूमेरिकल कुछ होता नहीं है उसमें, तो इसलिए बायोलॉजी में हमें सारा याद करना पड़ेगा। और उस पर मैं मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करता था। जब एम्स था तो मैंने कोचिंग के मॉड्यूल्स भी किए थे और उसके अलावा जो जो टॉपिक्स मेरे वीक थे उस पर मैंने और कुछ भी बुक्स पढ़े जैसे ट्रूमैन वगैरह। लेकिन ये तब तक ही था जब एम्स था। जैसे ही एम्स कैंसिल हुआ तब से मैंने ये सारे बंद किए और फिर मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अच्छे से याद करना जरूरी है। ऑलमोस्ट जो हर एक लाइन से अगर कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट लाइन से पूछा जाए तो आपको एग्जैक्ट याद आना चाहिए कि हाँ इस लाइन पे ये लिखा था, क्योंकि उससे क्या होता है कि क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है, बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके मीनिंग को भी समझना है। इस काम के लिए आप कोचिंग मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हो कि एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखे हैं उसके आप मीनिंग को एग्जैक्ट अच्छी तरीके से समझो, उसके बारे में और थोड़ा पढ़ो। हम बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं कर सकते, जैसे कि एम्स जब था तब तो हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ सकते थे बायो के लिए। लेकिन बायो में जो 2 सेक्शंस है बॉटनी और जूलॉजी, जनरली जूलॉजी से ही जो बाहर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बॉटनी वाले पार्ट से उतना बाहर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जूलॉजी में जैसे ह्यूमन फिजियो वाला पार्ट है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस एम्बिगियस भी आ रहे हैं, तो मैंने उसके लिए और भी कुछ एडवांस्ड जो किताबें हैं वो सब पढ़ा था मैंने, ट्रूमैन वगैरह, लेकिन वो उतना यूज़ नहीं आया और अभी और फ़ायदेमंद भी नहीं है क्योंकि अब एम्स कैंसिल हो चुका है। तो बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी को ही पढ़ो और एनसीईआरटी के मतलब को अच्छे से समझो, उनके एग्जांपल्स भी बहुत लोग कोचिंग मॉड्यूल से करते हैं लेकिन वो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं होते। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स है वही अच्छे से याद होने चाहिए। कुछ टॉपिक्स है जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी है, उनके लिए चार्ट्स बनाना बेटर है, जैसे एनिमल डाइवर्सिटी है, प्लांट डाइवर्सिटी है, ये सब एग्जैक्ट याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थ्योरी वाले पार्ट से याद करने से कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे चार्ट्स उसके बनाए थे। उन चार्ट्स को मैंने अब मेरा जो स्टडी रूम के जो वाल्स पे चिपका दिए और फिर मैं वहीं से पढ़ता था।
पीरियोडिक टेबल भी मैंने चिपकाया था, जैसा कि इस साल क्वेश्चन भी आया था एक पीरियोडिक टेबल पे जो कि नेम्स पे बेस्ड था, और 7th पीरियड के नेम्स जो कि जनरली पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आया था, तो वो पीरियोडिक टेबल था मेरे घर के वॉल्स पे, तो इसलिए वो सही हुआ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ज़्यादातर चीज़ों के चार्ट्स बनाओ। कोई चीज़ आपको अगर समझ नहीं आती है तो आप अपने टीचर से पूछो, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनाता था, फिजिक्स में भी मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनाता था। अगर कोई एक टाइप के प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको अगर मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उस पर बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाता था। फिर नीट का जो लेवल है वो धीरे धीरे ईजी होते जा रहा है, लेकिन हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है कि अगर वो थोड़ा हार्ड भी आए तो हमें प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग। आने वाले जो नीट 2021 के जो एस्पिरेंट्स है उनको मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगा कि वो कोई भी प्रॉब्लम्स है, जैसे इस साल कोरोना का प्रॉब्लम हुआ था, तो आप अपने जो पाथ से डेविएट मत होना। आप अगर अपने गोल पे फोकस्ड रहते हो तो फिर आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोकेगा। और मैं ये कहूँगा कि चाहे जितने भी मुश्किल आए आप अपने पाथ पे ही रहना है और फोकस्ड रहना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जैसे और अगर मैं स्मार्टफोन्स के लिए यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्मार्टफोन्स को अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और सोशल मीडिया से मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव था, लेकिन FB पे नहीं था, इंस्टा पे नहीं था। व्हाट्सएप को आप यूज़ कर सकते, जैसे मुझे जो भी डाउट्स होते थे मैं सारे जो हमारे टीचर्स को मैं व्हाट्सएप पे भेजता था और सर भी हमारे बताते थे। तो अगर आप स्मार्टफोन का अच्छे से यूज़ करोगे तो उस पर कोई बुराई नहीं है, आप स्मार्टफोन रख सकते हो मेरे हिसाब से। और आने वाले एस्पिरेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान दो। स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत होती थी टाइम मैनेजमेंट में, फिर धीरे धीरे मैंने एक मेरे लिए जो सीक्वेंस रहता था, मैं पहले हमेशा फिजिक्स करता था, फिर बायो और फिर केमिस्ट्री। जरूरी नहीं, ज़्यादातर बच्चे बायो पहले करते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था तो मैं पहले वो करता था। आपका जो भी स्ट्रॉन्ग हो या आपको जो भी अच्छा लगे आप वैसे करो, लेकिन आपका टाइम जो 3 आवर्स का टाइम है उसको माइंड पे रखना है, क्योंकि 180 क्वेश्चन आपको 180 मिनट्स में करना है, यानी एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में। अगर किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगता है तो आपको दूसरे क्वेश्चन में टाइम कम लगा के उसको मैनेज करना ही है। और किसी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा 3-4 मिनट से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, ये इंपॉर्टेंट है। और जो अगर आपको मेरा स्ट्रैटेजी और मेरी प्लानिंग अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और DKT जो चैनल है इसको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, इन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आने का और फिर मेरे स्ट्रैटेजी को आपसे शेयर करने का। थैंक यू।